हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। मानव का स्वास्थ्य जो है उस पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में पूछा जाता है। चलिए करते हैं। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस और दुर्गंध जैसे प्रदूषकों को वायु में अभिवृद्धि के रूप में लिया जाता है। वायु प्रदूषण उसे कहते हैं, मतलब धुआं, जैसे वायु में धुआं मिल जाता है, धूल भी मिल जाता है, गैस, दुर्गंध आदि विषैले चीज मिल जाते हैं, जिससे कि मनुष्य और जीव जंतु को भी काफ़ी हानि होता है। अभिवृद्धि करता है, वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। धुआं, धूल, गैस सब, दुर्गंध सब वायु प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे मानव जीवन पर इसका असर देखने को मिलता है, जो मानव एवं जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है। इसका मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव निम्नलिखित है। इसका प्रभाव जो मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। 2-3 कारण बताएंगे। चलिए देखिए। पहला, वायु प्रदूषण से सूर्य की परावैंगनिक किरण पर पहुंचकर त्वचा पर प्रभाव पड़ती है। वायु प्रदूषण जब पृथ्वी पर जब वायु प्रदूषण होता है तो यह सूर्य की जो परावैंगनिक किरण है जो कि हमारा रक्षा करता है, उस पर पहुंचकर यह त्वचा पर प्रभाव डालती है। हमारा जो त्वचा है उस पर प्रभाव डालती है। वायु प्रदूषण के कारण एक त्वचा पर प्रभाव होता है। दूसरा, इससे फेफड़े, हृदय, स्नायु तंत्र और संचरण तंत्र से संबंधित रोग होते हैं। इससे वायु प्रदूषण से जो है फेफड़ा में भी रोग होता है, हृदय, स्नायु तंत्र में भी और परिसंचरण तंत्र में भी रोग होता है वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण से सांस संबंधित बीमारियां होती है। वायु प्रदूषण जो है उससे सांस से संबंधित बीमारी होती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ या सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये सब भी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होता है। 4 नंबर देखिए, वायु प्रदूषण से वायुमंडल का ओजोन परत का क्षीण हो जाता है। वायु प्रदूषण से वायुमंडल में जो ओजोन परत उपस्थित रहता है वह क्षीण हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसमें कहा जाता है कि मानव भूगोल है क्या, इसको परिभाषित करिए। मानव भूगोल वह भूगोल है जिसके अंतर्गत मनुष्य एवं उनके भौगोलिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन होता है। इसमें कहने का अर्थ है कि मानव भूगोल वैसे भूगोल को कहते हैं जिसमें मानव से संबंधित एवं पर्यावरण से संबंधित पूछा जाता है, जिसमें वह मानव भूगोल कहलाता है। उसमें जैसे मानव कैसे क्या करता है, क्या नहीं करता है, इससे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखे, ये सब मानव भूगोल को ही परिभाषित करता है। इससे मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं विवरण की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच जो सतत परिवर्तनशील, मतलब जो कि परिवर्तन होता है पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न, मतलब जो कि पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षण एवं स्थिति का भी विवरण का पता, विशेषता का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक लक्षण और विवरण का भी अध्ययन किया जाता है। एलन सी सैंपल के अनुसार, ये जो एलन सी सैंपल है ये एक थे भूगोल के एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। इसमें कहा जाता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव मतलब क्रियाशील जो कि काम होता रहता है, उसे क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी, मतलब जो पृथ्वी तो अस्थिर है, उसके मध्य संबंधों का एक अध्ययन है। क्या है? संबंधों का एक अध्ययन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। संवाद क्या है? संवाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन से समर्थ है।
संवाद जो है इस विचारधारा के अनुसार संवाद एक विचारधारा है। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने उपयोग कर सकता है। एवं जो कि प्राकृतिक है उसका हम अपने इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। ना हमको कोई रोक नहीं सकता कि तुम इतना ही करो और इससे ज़्यादा तुम नहीं कर, जैसे कि गाछ वृक्ष का काट कर भी या जलावन सब भी बना सकते हैं। संवाद के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जितना हमें आवश्यकता है हम उतना उपयोग कर सकते हैं। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों का यह विचारधारा मानव केंद्रित करता है। मानव और पर्यावरण के जो संबंध है, मानव का पर्यावरण से और पर्यावरण का मानव से जो परस्पर संबंध है वह विचारधारा मानव ही केंद्रित कर सकता है और कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखें। मानव भूगोल का जो उप क्षेत्र है उसके बारे में लिखने के लिए कहता है। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम। मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यंत अंतर विषयक है। इसमें कहा जाता है कि मानव भूगोल का जो प्राकृतिक है वह अत्यंत विषयक है और यह सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। सामाजिक विज्ञान भी सहयोगी विषयों के साथ क्या रखता है? घनिष्ठ संबंध रखता है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उप क्षेत्रों का विकास होता है। जबकि मानव विज्ञान का विकास होता है तो उसके साथ ही नए उप क्षेत्रों का भी विकास होता है। मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। मानव भूगोल का कौन कौन उप क्षेत्र है? देखिए, व्यवहारवादी उप क्षेत्र, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, इतिहास भूगोल और निर्वाचन भूगोल, व्यापारिक भूगोल आदि बहुत से भूगोल हैं जो कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम में आते हैं। 5 नंबर, निश्चयवाद क्या है? इसमें पूछा जाता है कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद के समर्थक निराशावादी और भाग्यवादी है। निश्चयवाद को जो समर्थन करता है वह एक निराशावादी और एक भाग्यवादी है। परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलताओं के समक्ष यह विचारधारा अधिक नहीं टिक सकी। इसमें कहा जाता है कि मानव के आधुनिक युग में जब मानव सफल कर रहे थे तो उसके समक्ष यह विचारधारा अधिक समय तक नहीं टिक सका। जब मानव अपने विकास में सफलता प्राप्त करता रहा था तो यह विचारधारा उसके अधिक समय तक नहीं टिक सका। किसी सीमा तक वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा करके मानव प्रगतिशील नहीं हो सकता था। इसमें कहा जाता है कि किसी सीमा तक वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा करके मानव प्रगतिशील नहीं हो सकता है। मतलब किसी का वातावरण का प्रभाव उपेक्षा मतलब अपने प्रभाव पर करके हम प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं। वातावरण का प्रतिबिंब उसके अनेक कार्यों एवं गतिविधियों के दृष्टिगोचर होता है। इसमें कहा जाता है कि वातावरण का जो प्रतिबिंब है उसके अनेक कार्य होते हैं और वह गतिशील में दृष्टिगोचर होता है और वह गतिविधियों में दृष्टिगोचर होता है, किंतु मानव पूर्णतः उसके प्रभावों के नेतृत्व में नहीं है। और कहा जाता है कि मानव जो है उसके प्रभाव के नेतृत्व में नहीं है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी। ग्रिफिथ टेलर जो थे वह कहते हैं कि मानव ना तो प्रकृति का दास है, मतलब कि ना ही प्रकृति का नौकर है, ना ही उसका मालिक है, और ना ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है, और ना ही कि मानव का कार्य करने की मतलब कि हमें को इतना ही काम करना है तो बस इतना ही काम करेंगे, ना ही उसका काम करने की क्षमता भी असीमित है। वह जितना चाहे कर सकता है। उन्हें इसे रोको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी है। इसे कहता है कि उन्होंने इसे रोको और जाओ का निश्चयवाद की संज्ञा दी है। रुको पहले और फिर जाओ का निश्चयवाद की संज्ञा दी है। उन्होंने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है। उन्होंने क्या किया है? मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है, परंतु उसकी तुलना बड़े नगर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की जाती है।
और पर कहता है कि उसका तुलना जो है चौराहे पर जो खड़ा एक सिपाही होता है उसके साथ उसका तुलना किया जा सकता है, जो मानव पर वाहनों के चलने की गतियों में मंद एवं तीव्र हो सकता है। जो कि सड़क पर जो वाहन गाड़ी सब चलता है उसके चलने की गति मंद या तीव्र हो सकता है, मतलब धीरे धीरे चल सकता है किंतु उनकी दिशा में परिवर्तित नहीं हो सकता, परंतु किसी तरफ मुड़ नहीं सकते हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक क्या हैं? इसमें पूछा जाता है मानव विकास के 4 प्रमुख घटक क्या हैं? तो देखिए, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, और तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और चौथा है क्षमता उपागम। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।